हेलो बच्चों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास 8 का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक्स आते हैं इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट हैं और ये कभी ना ख़त्म होने वाले जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर। ये कभी ना ख़त्म होने, नेवर एंडिंग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हैं। कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में हैं और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू लगातार एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज कहलाते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। ये सभी कभी ना कभी ख़त्म हो जाने वाले रिसोर्सेज हैं जिनको हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी जल्दी इनके ख़त्म होने की चांसेस रहते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनको रिन्यू होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, करोड़ों वर्षों का समय लगेगा। और उसके अपोजिट जो आपके सनलाइट, एयर, वाटर हैं, ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम इजीली रिन्यू कर सकते हैं, बार बार इनसे हम एनर्जी पा सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉसिल फ्यूल। तो ये फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डेड रिमेन्स होते हैं, मीन्स कहेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं, तो जो वो सॉइल के नीचे कई लेयर्स के नीचे कई सालों तक दबे रहते हैं, करोड़ों वर्षों तक दबे रहते हैं। तो उनमें क्या होता है कि बैक्टीरिया उसमें डिकम्पोजिशन कर देता है। और डिकम्पोजिशन किस कंडीशन में होता है? बहुत ही हाई प्रेशर, बहुत ही हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन के एब्सेंस में करोड़ों वर्षों में ये जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स, बॉडी के डेड रिमेन्स जो हैं सॉइल के नीचे रह गए हैं, ये फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फॉसिल्स से बने हुए फ्यूल्स हैं, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल में ही फर्स्ट जो आपका फ्यूल आता है वो कोल आता है। अब हम लोग इनके एक्सप्लेनेशंस को पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका कोल। तो कोल क्या है? एक हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल है। इसका कंबशन हो सकता है इजीली और इसमें मेनली कार्बन होता है, मेन कंपोनेंट इसका कार्बन है। और ये डीप कोल माइंस के अंदर अर्थ की बहुत ही निचली सरफेस में, कहेंगे कि बहुत ही डीप सरफेस में ये पाया जाता है। और ये मेनली इंडिया में मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे कोल हमारे यहाँ इंडिया में भी पाया जाता है। अब कोल कैसे बनता है? अभी मैंने बताया जैसे फॉसिल फ्यूल फॉर्म होते हैं कि प्लांट्स और ट्रीज के डेड रिमेन्स जब सॉइल की कई लेयर्स के नीचे दबे रह जाते हैं तो इनका डिकम्पोजिशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और बहुत ही हाई टेम्परेचर और बहुत ही हाई प्रेशर में ये जो प्लांट्स के डेड रिमेन्स हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बन जाता है कोल। और ये जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो डेड प्लांट्स हैं वो जमीन के नीचे दबे रह जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, तो ये जो प्रोसेस हो जाती है इसको हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन। अब कोल क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बन इसमें मेन सब्सटेंस होता है। और ये कोल जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। कोल को हम बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। कोल का यूज हम होम और इंडस्ट्री में इसको बर्न करने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में इसका यूज करते हैं। मींस जो हम लोग मेटलर्जी वगैरह करते हैं, मेटल्स की मेटलर्जी वगैरह में, मतलब कि मेटल्स जहाँ से हमको मिलते हैं वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं और उनको प्योर करने के लिए हमें उनकी मेटल जो है उनको प्योरीफाई करना पड़ता है और उनको प्योरीफाई करने के लिए उनको बर्न करना होता है। तो इस तरीके से कई सारे इंडस्ट्रियल फ्यूल के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। कोल से ही कोक बनता है, कोल से ही कोल गैस बनती है। अभी इनके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। कोल टार बनता है। तो ये सब चीज़ों को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और स्टार्टिंग में मीन्स पुराने टाइम में
आपने देख सुना होगा कि जो सबसे पहला इंजन बना था वो स्टीम इंजन बना था। तो इस तरीके से पहले स्टीम इंजन को चलाने के लिए, ट्रेन्स के स्टीम इंजन को चलाने के लिए कोल का यूज़ किया जाता था। और ये एक ऑर्गेनिक केमिकल है, ठीक है, जिससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस हमको मिलते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कोल गैस, कोल टार, कोक, ये सारी चीज़ें हमें इससे मिलती हैं। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि कोल गैस, कोल टार और कोक ये कोल के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो ये कोल के प्रोडक्ट्स हमें कैसे मिलते हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि कोल को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें हीट मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि एनवायरनमेंट में जाके मिल जाती है। लेकिन अगर हम उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बना था तो क्या होता, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया था तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया था। वैसे ही जब इसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म करते हैं तो क्या होता है, इससे हाइड्रोजन जुड़ जाता है। और हाइड्रोजन के डिफरेंट फॉर्म्स में जुड़ने की वजह से किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, इस तरीके से कार्बन में डिफरेंट तरीके से जब हाइड्रोजन जुड़ जाती है तो हमको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक कोल गैस, दूसरा कोल टार और तीसरा होता है कोक। कोल गैस जो कि गैसियस फॉर्म में होती है, ये गैसियस फ्यूल है और ये कोल के स्ट्रॉन्ग हीटिंग से हमको मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही यूजफुल है। कोल गैस क्या होता है, ये मेनली जो मिक्सचर है मेथेन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। मेथेन मीन्स CH4, मतलब कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़ गए तो मेथेन बन गया। तो इस तरीके से कोल गैस जो है वो मेनली मीथेन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है और इन दोनों का मिक्सचर है और इसमें कुछ अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। कोल गैस जो है मेनली इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है, लाइटिंग के लिए, बर्निंग के लिए और लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इसका यूज़ जो है लंदन में 1910 में किया गया था। इनको स्ट्रीट लाइट के लिए मेनली यूज़ किया जाता था। फिर जो है न्यूयॉर्क में भी इसको स्ट्रीट लाइट के लिए यूज़ किया जाने लगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ही हाई हीट और लाइट का सोर्स है, तो इसको इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कोल टार। ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसकी स्मेल जो होती है, अनप्लीजेंट स्मेल इसमें होती है और ये भी कोल की हीटिंग पे हमें मिलता है। और कोल की हीटिंग पे क्या होता है, ये हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है और ये 200 कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर है और इसमें बहुत सारे तरह के कार्बन कंपाउंड्स हैं। लेकिन इसमें मेन जो कंपाउंड्स हैं वो मेनली बेंजीन, टोल्यूइन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनॉल, एनिलीन। इसमें से आपने जो है नैफ्थलीन सुना होगा। नैफ्थलीन बॉल्स का हम यूज़ किस लिए करते हैं, मॉथ्स को रिपेल करने के लिए, कीड़े मकोड़ों से अपने घर में कपड़ों को बचाने के लिए, चीज़ों को बचाने के लिए हम उसमें नैफ्थलीन बॉल्स का यूज़ करते हैं। तो नैफ्थलीन का यूज़, इसमें से बहुत सारी यूजफुल कंपोनेंट्स कोल टार से भी निकलते हैं। कोल टार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके ये सारे सब्सटेंसेस को अलग किया जाता है। कौन कौन से सब्सटेंसेस निकलते हैं इससे, बेंजीन, टोल्यूइन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनॉल, एनिलीन, ये सारी चीज़ों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो है इसको अलग कर लिया जाता है और अलग करके फिर इनको अलग अलग जगहों पे यूज़ किया जाता है। कभी कभी इनको ड्रग्स बनाने में, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन बनाने में, प्लास्टिक्स, डिफरेंट तरह के प्लास्टिक्स को बनाने में, सिंथेटिक डाइज को बनाने में, परफ्यूम्स को बनाने में, पेंट्स, वार्निसेस और पेस्टिसाइड्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, मतलब रूफ पे जो है वो उनको वाटर प्रूफ बनाते हैं, तो इसके लिए रूफिंग मटेरियल के फॉर्म में इस कोल टार का यूज़ किया जाता है और एक्सप्लोसिव के फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। और रोड्स की मेटलिंग करने के लिए आपने देखा होगा कि रोड्स पे कोल टार डाला जाता है, कंकड़ डाल दिए जाते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स, कंकड़ डाल दिए जाते हैं और उसके ऊपर जो है उसकी सरफेसिंग करने के लिए, मेटलिंग करने के लिए, उसको हार्ड करने के लिए उसके ऊपर कोल टार डाला जाता है। अब इसके लिए बाइटुमेन का भी यूज़ किया जाता है। बाइटुमेन क्या होता है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका यूज़ जो है रोड्स की मेटलिंग के लिए भी किया जाता था। प्रेजेंट टाइम में बाइटुमेन का यूज़ भी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। देन आता है नेक्स्ट, जो लास्ट रेसिड्यू होता है वो होता है कोक। मतलब उसमें से कोल गैस अलग हो जाती है, कोल टार अलग हो जाता है, तो उसके बाद बचता है कोक। कोक क्या है, सॉलिड पोरस फॉर्म में होता है
और इसका यूज़ हम लोग जो है ये माइनस वोलेटाइल होता है, मतलब इसकी वोलेटिलिटी कम हो जाती है क्योंकि इसमें से कुछ सब्सटेंसेस जैसे कोल गैस और कोल टार निकाल दिया गया है, तो इसलिए ये पोरस सब्सटेंस होता है, ब्लैक रेसिड्यू है। और इसका यूज़ मेनली हीटिंग के लिए घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, इन सब जगहों पे इसका यूज़ हीट प्रोड्यूस करने के लिए और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, कोल से उसके प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए, कोल गैस, कोल टार, कोक, इन सब को अलग करने के लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। मतलब कि इन सभी प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर दिया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। और कोल टार से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता था। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं पेट्रोलियम की, तो इसमें भी डिस्टिलेशन इसी प्रोसेस के थ्रू होगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर अगर जो है मिक्स हैं और उनको हमें सेपरेट करना है, तो उनको हमें सेपरेट करने के लिए उनको हम गर्म करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे गर्म करके उनको हम वेपोराइज करके कंडेंस कर लेते हैं। मतलब कि कोई एक लिक्विड, जैसे मान लिया 4 तरह के लिक्विड्स मिक्स हैं आपस में और उसमें एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक और उसका दूसरे का उससे ज़्यादा है, तीसरे का उससे ज़्यादा है, चौथे का उससे भी ज़्यादा है, तो उनके बॉइलिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनको गर्म किया जाता है और फिर जब वो वेपराइज होते हैं तो उसको कंडेंस कर लिया जाता है। इस तरीके से डिफरेंट लिक्विड्स जो आपस में मिले होते हैं उन लिक्विड्स को अलग अलग कर लिया जाता है उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह का डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है, एक डार्क कलर का थिक ऑयल है जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। ये भी हमको जमीन के अंदर से मिलता है, इसको हम रॉक ऑयल भी बोलते हैं इसीलिए। और ये भी जैसे हमने देखा था कि कोल बनता था, वैसे ही इसमें भी जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उन्हीं से ये पेट्रोलियम भी बनता है। ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर है। और ये पेट्रोलियम जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और ये नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमें डीप ऑयल वेल्स से हमको मिलता है। जब हम जमीन के नीचे, बहुत नीचे जब खोदते हैं, खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं, तो हमको वहाँ पे कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में मिलती हैं। तो ये जो ऑयल है इसको मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ये कैसे बनता है, तो ये बनता ऐसे है कि ये भी डिकम्पोजिशन टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड के नीचे दबे रह जाते हैं, सी के नीचे जो लैंड होती है उसके नीचे। पेट्रोलियम हमें अर्थ सरफेस के नीचे 2 इम्परवियस रॉक्स के नीचे मिलता है। 2 इम्परवियस रॉक्स मतलब जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में इतना ज़्यादा पास पास में आ जाते हैं कि ये ऑयल की लेयर जो है इनको क्रॉस करके वाटर पे नहीं आने पाती है, और इन रॉक्स के बीच में ये पेट्रोलियम रहता है। अब इसको जो है जानने के लिए कि कहाँ पे ये है पेट्रोलियम प्रेजेंट है, तो इसके लिए ड्रिलिंग रिग्स का यूज़ किया जाता है। ड्रिलिंग रिग्स के थ्रू ड्रिल कर दिया जाता है यहाँ पे, और जैसे ही ड्रिल करते हैं तो वहाँ पे ऊपर नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है और बहुत ही हाई प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ आती है। और नेचुरल गैस के प्रेशर के बनने की वजह से क्या होता है, नेचुरल गैस निकल जाने के बाद वहाँ से पेट्रोलियम निकलने लगता है, अपने आप ऊपर आने लगता है। और इस तरीके से नेचुरल गैस को अलग और पेट्रोलियम को अलग कलेक्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद इस पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है। किसके थ्रू? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ऑयल रिफाइनरीज में की जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस पेट्रोलियम को जो है जो कि एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का, तो इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे गर्म किया जाता है, और जिससे क्या होता है, इसमें से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और बाइटुमिन, इन सबको अलग किया जाता है। तो पेट्रोलियम गैस, इसका मेन यूज़ हम होम्स और इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में सिलेंडर आता है जिसमें
जिसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस फिल्ड रहती है। लिक्विड फॉर्म में पेट्रोलियम गैस को लिक्विड फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके सिलेंडर के अंदर फिल कर दिया जाता है, जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं। देन पेट्रोल का यूज़ हम लोग मोटर व्हीकल्स और मोटरसाइकिल, स्कूटर और डिफरेंट इंजन्स को चलाने, मशीन्स को चलाने में इसका यूज़ करते हैं। कैरोसिन का यूज़ जो है हम लोग मेनली फ्यूल के फॉर्म में लालटेन्स को जलाने के लिए, स्टोव्स को जलाने के लिए, कुकिंग के लिए, और जो है बहुत ही स्पेशल ग्रेड का जो कैरोसिन ऑयल है वो जो है जेट एरोप्लेन्स को चलाने में भी इसका एविएशन के लिए, फ्यूल एविएशन के लिए इसका जेट एरोप्लेन्स में इसका यूज़ किया जाता है। देन डीजल जो है हैवी मोटर्स व्हीकल्स को चलाने के लिए, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन्स, इन सब को चलाने के लिए डीजल का यूज़ करते हैं। डीजल का यूज़ हम लोग पंप सेट जो इरिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए भी किया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी इसका यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो है मशीन्स में जो है और सभी पार्ट्स को घिसने से बचाने के लिए, फ्रैक्शन से जो है उनको आपस में घिसने से बचाने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स का यूज़ कैंडल्स बनाने में, वैसलीन, ऑइंटमेंट्स, वैक्स पेपर, ग्रीस, इन सब चीज़ों को बनाने में पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है। देन आता है बायोटुमिन। बायोटुमिन भी जो है हमें इसी से मिलता है। ये भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और इसका यूज़ वाटर प्रूफिंग के लिए, रूफ्स की वाटर प्रूफिंग के लिए, और मैंने अभी बताया था आपको रोड्स की मेटलिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रोड की सरफेस को मेटेलिक बनाने के लिए बायोटुमिन का यूज़ किया जाता है। छतों पे वाटर प्रूफिंग करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। अब एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कैसे बनती है? अभी मैंने बताया कि जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पेट्रोलियम गैस जो है हमको मिलती है, और इस पेट्रोलियम गैस को बहुत ही हाई प्रेशर के साथ जब सिलेंडर के अंदर फिल किया जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और चूंकि इसमें बहुत प्रेशर रहता है तो जैसे ही हम गैस ऑन करते हैं और उसमें से जब प्रेशर जैसे ही रिलीज होता है, गैस ऑन करने से उसको ओपन स्पेस मिल जाता है और उसका प्रेशर थोड़ा सा लो हो जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर के साथ वो गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जिसको हम बर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस को क्यों प्रेफर करते हैं? तो हम इसको इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से बर्न हो जाती है और इसकी कैलोरिफिक वैल्यू जो है बहुत हाई है, मतलब हमें इससे बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है, लार्ज अमाउंट में हीट मिलती है। इससे कोई स्मोक नहीं निकलता, इससे कोई रेसिड्यू नहीं निकलता। जैसे कि कोयले को हम बर्न करते हैं तो रेसिड्यू के फॉर्म में हमें बाद में कोयला राख मिलती है, लेकिन इसमें कोई रेसिड्यू नहीं मिलता है, इसमें कोई ऐश नहीं निकलती है, इसमें से इसकी बर्निंग पे कोई पॉइजनस गैस नहीं निकलती है, और ये कोई सॉलिड फॉर्म में रेसिड्यू नहीं छोड़ती है। तो इसलिए हम लोग एलपीजी को किचन में, होम्स में हम लोग प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है मेनली इसमें मीथेन होता है और कुछ क्वांटिटी में इसमें इथेन और प्रोपेन प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट नेचुरल गैस में 95% मीथेन होता है और बाकी बचा हुआ पार्ट इथेन और प्रोपेन प्रेजेंट होता है। नेचुरल गैस कैसे बनती है? ये भी वेजिटेबल मैटर के, जो वाटर के अंदर वेजिटेबल मैटर है उसके डिकम्पोजिशन से बनती है, और इसका डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मींस एनारोबिक बैक्टीरिया इसका डिकम्पोजिशन करते हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम का होता है। नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है और ये नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस कर देते हैं तो कहलाती है सीएनजी, जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। आपने देखा होगा कि सीएनजी का यूज़ जो है आजकल व्हीकल्स को चलाने में, टैक्सीज जो है सीएनजी टैक्सीज आपने देखी होगी, सीएनजी को जो है एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। मींस जो है किचन वगैरह में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है, इसको सिलेंडर में भी फिल किया जाता है। सीएनजी का यूज़ नेचुरल डोमेस्टिक यूज़ के लिए इसका यूज़ और इंडस्ट्रियल फ्यूल के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस का यूज़ थर्मल पावर स्टेशंस में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, और सीएनजी जो है ये आजकल जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है।
और नेचुरल गैस का यूज़ ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। जब हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हाइड्रोजन के सोर्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और जो जैसे कि आपका फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसे यूरिया हैं और इस तरह के जो फर्टिलाइज़र्स हैं, उनमें जो है हाइड्रोजन को इंक्रीज करने के लिए या हाइड्रोजन के सोर्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है यूरिया को बनाने में। पेट्रोकेमिकल्स ऑब्टेन होते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक एसिड, एथिलीन, बेंजीन, टोल्यूइन, विनाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन। ये सारे पेट्रोकेमिकल्स हैं और इनका यूज़ जो है बहुत सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है, जैसे डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिएस्टर फाइबर, आपने पढ़ा होगा फाइबर्स में पॉलिएस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक, इन सब को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक्स जिसको हम पीईटी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड और बैकेलाइट, ये सारे तरह के प्लास्टिक्स बनाने में, सिंथेटिक रबर को बनाने में, ड्रग्स को बनाने में, डाइज को बनाने में, परफ्यूम्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और एक्सप्लोसिव, इन सब को बनाने में पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स सिर्फ एनर्जी का सोर्स नहीं है, सिर्फ ये फ्यूल का सोर्स नहीं है, ये रॉ मटेरियल है। किसके लिए रॉ मटेरियल है? बहुत सारे कॉमर्शियल यूज़ के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि रबर, सिंथेटिक रबर, क्लोथ्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक क्लोथ्स, डिटर्जेंट, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल है। इसीलिए ये बहुत ही यूज़फुल हैं और इसी के लिए इनको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। और ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये हमारी अर्थ पे एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हमें इनको एक लिमिटेड अमाउंट में ही यूज़ करना चाहिए। इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल किया जाना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी इनको हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक मेजर कॉज है, पोल्यूशन का भी एक मेजर कॉज है और ये एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो ये एक टाइम पे एग्जॉस्ट होने के चांसेस हैं इनके, और इनके बिना अब हमारी लाइफ लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्लास्टिक्स के बिना, सिंथेटिक चीज़ों के बिना हमारे शायद रिसोर्सेज ही नहीं पूरे पड़ पाएंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है और इसको हमें लिमिटेड अमाउंट में ही यूज़ करना चाहिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करने की कोशिश करनी चाहिए।